हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, आज मैं आपके लिए जॉन मिल्टन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और इन एग्जामों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही रेलेवेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, यानी जो जॉन मिल्टन है ये किस एज पर ब्लाइंड हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हुए थे। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1652, 1650, तीसरा ऑप्शन है 1654 और हमारा लास्ट ऑप्शन है 1648। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए। जो जॉन मिल्टन है वो इन द ईयर 1652 में क्या टोटली ब्लाइंड हो गए थे। इस समय इनको बिल्कुल दिखना बंद हो गया था और इस समय जो इनकी एज थी वो 44 ईयर्स की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिगैन हिज सोनेट लंडन 1802 विद मिल्टन, thou shouldest be living at this hour। यानी कि ये जो लाइन आपको दी हुई है, इस सोनेट की जो लाइन है लंदन 1802, ये किसने लिखी थी आपको ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कीट्स, शैली, कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लंदन 1802 को लिखा था, जो कि एक सोनेट थी जिसको उन्होंने जॉन मिल्टन को डेडिकेट किया था। आइए चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि जो हमारा पैराडाइज लॉस्ट है ये कितनी बुक्स है, कितनी बुक्स का कलेक्शन है जो पैराडाइज लॉस्ट है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 10 बुक्स, बी है 12, सी 6 और डी है ऑप्शन नंबर 8। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 बुक्स। जो पैराडाइज लॉस्ट है ये 12 बुक्स का कलेक्शन है। अर्लियर बच्चों इससे पहले जो है 12 बुक्स से पहले ये 10 बुक्स में था, इसके बाद आगे जब सेकेंड पब्लिकेशन इसका हुआ तो उसमें 12 बुक्स को ऐड किया गया, यानी टोटल 10 बुक्स की जगह पैराडाइज लॉस्ट में फिर 12 बुक्स हुई। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और पैराडाइज लॉस्ट जो है बच्चों ये हमारा पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1667। तो आप ये पब्लिकेशन डेट जरूर याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये पब्लिकेशन डेट पूछी गई है कि पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी, तो वो था ईयर 1667। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पैराडाइज रिकेन्ड। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि पैराडाइज रिगेन्ड है। द डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, पैराडाइज रिकेन्ड। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। बच्चों जब एज ऑफ मिल्टन चल रही थी, एज ऑफ मिल्टन मैं आपको बता दूं कब से कब तक थी। जो ईयर हमारा था 1625 से लेकर 1660 तक का जो टाइम पीरियड था बच्चों, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ मिल्टन। यानी इस पीरियड में आपको मिल्टन के मैक्सिमम वर्क्स देखने को मिलेंगे, तो इसी को हम कहते हैं एज ऑफ मिल्टन। तो जो मिल्टन की एज थी उस समय हमारे पास और कितने टाइप्स के पोएट थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है कैवलियर, रिलीजियस, क्लासिकल। ऑप्शन नंबर बी है मेटाफिजिकल, कैवलियर, प्यूरिटन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है रिलीजियस, हेरोइक, प्यूरिटन,
डी ऑप्शन है मेटाफिजिकल, रोमांटिक और ड्रामेटिक। तो यहां पर जो हमारा बच्चों राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जिस समय एज ऑफ मिल्टन चल रही थी उस समय 3 टाइप्स के पोएट थे जो कि थे मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्योरिटन। और जो मिल्टन थे बच्चों, जो जॉन मिल्टन थे वो खुद ही एक प्योरिटन थे, ठीक है, यानी जो हमारे मिल्टन थे वो एक प्योरिटन थे, ठीक है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लगेगी। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, यानी कि मिल्टन को किसने कहा था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ग्रे, बी है आर्नोल्ड, सी है टेनिसन और ऑप्शन नंबर डी है हमारा वर्ड्सवर्थ। तो यहां जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड टेनिसन, यानी ये जो है हमारे लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन होगा यहाँ का राइट ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, यानी किसने कहा था कि जो सोनेट है वो मिल्टन के हैंड में एक ट्रम्पेट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी ड्राइडन, सी डॉक्टर जॉनसन और डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि जो सोनेट है वो मिल्टन के हाथ में क्या बन जाएगी, ट्रम्पेट बन जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, किसने कहा था कि जो मिल्टन थे वो डेविल की तरफ थे ना कि गॉड की तरफ थे, बिना जाने या अनजाने में जो मिल्टन थे वो डेविल की तरफ थे। ये किसने क्रिटिसाइज किया था जॉन मिल्टन को। तो हमारा ऑप्शन है शैली, बी ऑप्शन है विलियम ब्लेक, सी कॉलरेज और डी वर्ड्सवर्थ। तो यहां पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, विलियम ब्लेक ने जॉन मिल्टन को क्रिटिसाइज किया था कि वो क्या हो गए, अननोइंगली, बिना जाने वो डेविल की पार्टी में थे। यानी कि जिस तरह से जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में डेविल के बारे में बताया है, डेविल को प्रेस किया है, उस तरह से ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने क्या किया है, गॉड की तरफ ना रह के सैटर्न की तरफ ज्यादा उन्होंने चीजें लिखी, सैटर्न के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में बताया। इसलिए यहाँ पर विलियम ब्लेक जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं जॉन मिल्टन को और कहते हैं मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी, डेविल की तरफ थे अननोइंगली, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who praised Milton in his sonnet London 1802 in these words, मतलब यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं और जॉन मिल्टन को यहाँ पर कौन प्रेज करता है अपनी पोएम या सोनेट लंदन 1802 में। Thy soul was like a star and dwelt apart, Thou hadst a voice whose sound was like a sea। तो ये जो लाइंस हैं बच्चों ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ली थी, जो कि उन्होंने एक सोनेट लिखी थी और जिसे उन्होंने डेडिकेट किया था जॉन मिल्टन को। तो यहाँ पर आप हमारे इस आंसर का ऑप्शन का आंसर समझ ही गए होंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, क्योंकि आपने इस लाइंस को मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये वहीं से है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को ये सोनेट डेडिकेट करी थी। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगेन ऑन, यानी कि ये जो ओड है द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये कब स्टार्ट हुई थी, ये कब जॉन मिल्टन ने लिखना स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है क्रिसमस डे 1629, बी क्रिसमस डे 1631, सी क्रिसमस डे 1632 और डी है क्रिसमस डे 1631। ये ऑप्शन रिपीट हो गया। खैर हमारा जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए क्रिसमस डे 1629।
इस दिन जॉन मिल्टन ने अपनी ओड द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखना स्टार्ट किया था। और जब इसे इन्होंने लिखा था, इस टाइम जो जॉन मिल्टन थे वो 21 ईयर्स के थे। ठीक है, आप एज भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे एज भी पूछ ली जाती है कि जिस समय जॉन मिल्टन ने द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था इस ओड को, उस वक्त इनकी एज क्या थी। तो उस टाइम मिल्टन की जो एज थी वो 21 ईयर्स थी और ये 25 दिसंबर का दिन था जिस दिन उन्होंने इस ओड को लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, ओड क्या होता है? ओड आपको मैं बताना चाहूंगी, ओड एक पोएम होती है एक टाइप की, जिसमें क्या किया जाता है, किसी चीज को प्रेस किया जाता है, बहुत ज्यादा हाईली किसी चीज को प्रेस किया जाता है, उसकी तारीफ में, किसी चीज की तारीफ में लिखी जाती है जो ओड होती है। जैसे आपने द ओड ऑफ ग्रेशियन अर्न के बारे में सुना होगा, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक अर्न को, ग्रेशियन अर्न को बहुत ज्यादा प्रेस किया है, उसको हाईली प्रेस किया है। ठीक है, तो ओड को हम लिखते हैं जब हम किसी की तारीफ करते हैं या जब हम किसी को प्रेस करते हैं, उस समय हम ओड को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Whom did Milton consider his master? तो जो जॉन मिल्टन है वो अपने मास्टर किसको कंसिडर करते हैं, यानी वो अपने मास्टर किसको अपना मास्टर समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, ए होमर, बी थॉमस मोर, सी जॉफ्री चॉसर, डी एडमंड स्पेंसर। तो यहां जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि एडमंड स्पेंसर, जो जॉन मिल्टन है वो एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर कंसिडर करते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? यहां पर किसने कहा था कि जो मिल्टन है वो पोएटिक सन है स्पेंसर के? ऑप्शन ए पोप, बी डॉक्टर जॉनसन, सी जॉन ड्राइडेन एंड डी जोनाथन स्विफ्ट। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है जॉन ड्राइडेन। चलिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो सोनेट है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, ये किस सोनेट की लाइन से? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी है लिसिडस, सी है सैमसन एंड एगोनिस्ट और डी है कॉस्मस। तो यहां पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस सोनेट में जॉन मिल्टन जो है जब ये सोनेट लिखते हैं उस टाइम वो टोटली ब्लाइंड हो चुके होते हैं, और इस सोनेट को उन्होंने जब लिखा था वो 44 इयर्स के थे और उनकी जो आईसाइट थी वो टोटली खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने ये सोनेट लिखी थी, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। यानी वो गॉड से कह रहे थे कि मैं पूरी तरह से अंधा हो गया हूं, अब मैं कैसे अपनी पोएम को या कुछ जो वो लिखते थे वो कैसे लिखेंगे। तो उसके बाद में फिर वो जॉन मिल्टन क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, जो स्टैंड है, जो लाइन में खड़े हैं, जो वेट कर रहे हैं, गॉड जरूर कोई ना कोई काम, कोई ना कोई वर्क गॉड के पास ऐसा जरूर होगा जो कि वो उनके लायक भी होगा। तो जो स्टैंड कर रहे हैं, वो जो वेट कर रहे हैं, दोज हु स्टैंड एंड वेट दे ऑल्सो सर्व द गॉड। गॉड जरूर उनको कोई ना कोई ऐसा वर्क देंगे कि वो आगे जाकर गॉड को सर्व कर पाए, उनको वो वर्क डेडिकेट कर पाए। तो इस सोनेट में जॉन मिल्टन गॉड से यही कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपनी अगली लाइन। अब अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ अल एलिग्रो इज। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एल एलिग्रो का क्या मतलब है। तो यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इल और पेंसिव मैन, बी हैप्पी और चेयरफुल मैन, सी मैन ऑफ रिजर्व नेचर, डी मैन ऑफ जॉली नेचर। तो यहां पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी और चेयरफुल
मैन। तो अल अलिग्रो का मतलब है बच्चों हैप्पी या चीयरफुल मैन। उसी और इस पोएम को जॉन मिल्टन ने, जो अल अलिग्रो है, उसको 1631 में उन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ इल पेंसरेसो इज। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इल पेंसरेसो का क्या मीनिंग है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एन अगली मैन, बी अ वेरी हैंडसम पर्सन, सी ऑप्शन अ हैप्पी मैन एंड डी इल और पेंसिव मैन। तो यानी यहां पर बच्चों जो इल पेंसरेसो है इसका मीनिंग होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इल और पेंसिव मैन। पेंसिव मतलब सैड है ना, दुखी या मेलेंकलिक पर्सन, जो पर्सन सैड रहता है, दुखी रहता है, या मेलेंकली भी आप कह सकते हैं। तो इल पेंसरेसो का मीनिंग ये होता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन हमारा। और एक जानकारी और देना चाहूंगी, ये वाली पोएम भी जो जॉन मिल्टन है इसको भी इन्होंने इन द ईयर 1631 में ही राइट किया था। यानी एल अलिग्रो और अल पेंसरेसो दोनों को जॉन मिल्टन ने 1631 में ही लिखा था। तो यहां पर आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एरोपेगेटिका इज ऑल अबाउट। ये जो एरोपेगेटिका जो जॉन मिल्टन ने लिखा था ये किस चीज के बारे में है। सो ऑप्शन नंबर ए है फ्रीडम ऑफ प्रेस, बी फ्रीडम ऑफ वुमेन, सी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डी है हमारा फ्रीडम ऑफ मैन। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जॉन मिल्टन ने एरोपेगेटिका लिखा था फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस और इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था 1644 में। ये इसका ईयर है, ये आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एट व्हाट एज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जॉन मिल्टन ने किस एज में ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था, जहां पे मैंने आपको ये बताया था इन द ईयर 1629 उन्होंने उसको लिखा था। और उस टाइम जो उनकी एज थी वो क्या थी, 21 ईयर्स के थे जॉन मिल्टन। और इसलिए यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। यानी कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किस थीम पर बेस्ड है। ऑप्शन ए सैटन्स ब्रेवरी, बी मैन्स रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, सी मैन गोइंग टू हेल, डी ऑप्शन है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सो यहां पर जो हमारा राइट वन ऑप्शन होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। तो मिल्टन ने जिस स्टाइल में पैराडाइज को लॉस्ट को लिखा है वो किस स्टाइल में लिखा है आपको ये बताना है। तुम्हारा ऑप्शन ए है हार्मोनियस स्टाइल, बी वीक स्टाइल, सी स्कैटर्ड स्टाइल और डी ग्रैंड स्टाइल। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को ग्रैंड स्टाइल में लिखा था और ये एक एपिक पोएम थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलिगी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ। यानी जो मिल्टन थे उन्होंने अपनी एक पास्टोरल एलिगी लिखी थी जिसका नाम था लिसिडस। उन्होंने इसको किसकी डेथ पे लिखा था। ऑप्शन नंबर ए है हिज फादर, हिज वाइफ, हिज मदर या ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड किंग। तो यहां पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड किंग। ये इस एलिगी को जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को डेडिकेट किया था और इस पास्टोरल एलिगी को जॉन मिल्टन ने
1637 में लिखा था। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी, पेस्टोरल का मतलब होता है कि पेस्टोरल एलिजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, शेफर्ड देखने को मिलेंगे कि एक शेफर्ड जो दूसरे शेफर्ड की डेथ पे मोन करेगा या लेमेंट करेगा, उसके दुख में इस कविता को लिखता है। एलिजी का मतलब होता है डेथ, पोएम रिटन ऑन डेथ। ठीक है बच्चों, एलिजी जो होती है वो एक पोएम होती है जो कि किसी की डेथ पर लिखी जाती है। तो ये जो लिसिडस है ये एक पेस्टोरल एलिगी है। पेस्टोरल एलिगी का मतलब होता है जहां पर आपको ग्रीनरी दिखेगा, पास्चर देखने को मिलेगा और शेफर्ड्स देखने को मिलेंगे, शीप्स मिलेंगे। और इसमें क्या होता है, एक शेफर्ड जो है वो दूसरे शेफर्ड की डेथ पर इस पोएम को लिखेगा या लेमेंट करेगा, अफसोस होगा, उसको मोन करेगा, तो उस पर ये पोएम लिखी जाती है। आई होप आपको पेस्टोरल एलिजी और एलिजी का मतलब समझ में आया होगा। और ये लिसिडस थी जो कि जॉन मिल्टन ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी उनकी डेथ के बाद, और इसको इन्होंने लिखा था इन द ईयर 1637 में। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सैमसन एंड एगोनिस्टिस इज अ। सैमसन एंड एगोनिस्टिस जो है वो क्या है? अ हेरोइक ड्रामा, बी फार्स, सी क्लोजेट ड्रामा, डी कॉमेडी ऑफ मैनर। तो यहां पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लोजेट ड्रामा। ठीक है, जो सैमसन एंड एगोनिस्ट है ये एक क्लोजेट ड्रामा है। बच्चों क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? ये ड्रामा जो है इट इज मेंट टू read। ये जो आपका क्लोजेट ड्रामा होता है बच्चों, ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि बनाया जाता है पढ़ने के लिए। इस ड्रामा को हम स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते, यानी इट इज अ ड्रामा मेंट टू रेड। ये ड्रामा है जिसे खाली आप पढ़ सकते हैं, इसे स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजेट ड्रामा। तो सैमसन एंड एगोनिस्ट एक क्लोजेट ड्रामा का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट बाय मिल्टन। यानी कि जॉन मिल्टन की ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट कौन सी है यहाँ पर? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी पैराडाइज लॉस्ट, सी पैराडाइज रिगेन्ड और डी लेसिडस। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो जॉन मिल्टन है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल जो सोनेट है वो है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और आई होप मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया था। ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1667। ठीक। इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न। जो जॉन मिल्टन थे वो किस ईयर में बॉर्न हुए थे? ऑप्शन है हमारे पास ए 1608, बी 1667, सी 1690, डी 1674। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए। जॉन मिल्टन जो है इनका जन्म हुआ था इन द ईयर 1608 और जो इनके जन्म की डेट थी वो थी 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1608। और ये जो 1674 है बच्चों, इस ईयर में जॉन मिल्टन की जो है वो डेथ हुई थी और डेट थी इनकी डेथ की 8 नवंबर 1674। तो 8 नवंबर 1674 को जॉन मिल्टन की डेथ होती। तो आई होप आपको उनका बर्थ जो है वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और उनकी जो डेथ होती है वो 8 नवंबर 1674 में होती है। और 1667 में मैंने क्या बताया था? पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो पब्लिश हुई थी ना, पब्लिकेशन ऑफ
पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट होगी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन, यानी जो मिल्टन की जो लिसिडस थी वो किस ईयर में लिखी गई थी। अभी मैंने आपको इससे पहले इसका आंसर बताया था कि जो मिल्टन है इनकी जो लिसिडस है वो कब लिखी गई थी, इन द ईयर 1637। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1637। और लिसिडस एक पेस्टोरल एलिगी है जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश। तो जो हमारी पैराडाइज लॉस्ट है वो कब पब्लिश हुई थी, 1660, 1667, 1658 या 1654। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1667। यानी 1667 को जो पैराडाइज लॉस्ट थी वो पब्लिश हुई थी। और इसमें कितनी बुक्स थी, इसमें 12 बुक्स थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू सर्व इन हेवन। तो ये फेमस लाइन है, बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। इन लाइन का मतलब है, यहां पर ये जो लाइंस हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये जो लाइन है फेमस लाइंस हैं जो कि पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। और इन लाइंस को सैटर्न ने कहा है, और सैटर्न ने इन लाइन में ये कहा है कि स्वर्ग की गुलामी से अच्छा है कि हम नर्क के राजा बन के रहें। तो ये लाइन सैटर्न ने कहा है, जो कि सैटर्न ने इस पोएम पैराडाइज लॉस्ट में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वो एक एंजल होता है जो गॉड के साथ स्वर्ग में रहता है, लेकिन फिर उसको वहां से बैनिश कर दिया जाता है, उसको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और उसे कहाँ, नर्क में भेज दिया जाता है। तब वो ये कहता है कि स्वर्ग की गुलामी से अच्छा है कि वो नर्क का राजा बन के रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। यानी कि जो मिल्टन की पैराडाइज रिगेन्ड है, सबसे पहले आई थी पैराडाइज लॉस्ट और इसके बाद आती है पैराडाइज रिगेन्ड। तो जो पैराडाइज रिगेन्ड है इसकी थीम जॉन मिल्टन ने कहां से ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट कैथरीन सरमन, बी सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, सी द बाइबल, डी जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज रिगेन्ड है इसकी थीम को सेंट ल्यूक्स की गॉस्पेल से लिया था, और पैराडाइज रिगेन्ड को जॉन मिल्टन ने 1671 में, इन द ईयर 1671 में इसको पब्लिश किया था। और इसी ईयर में जॉन मिल्टन ने जो है सैमसन एंड एगोनिस्ट को भी पब्लिश किया था। पैराडाइज लॉस्ट के साथ ही सैमसन और एगोनिस्ट को भी पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। यानी कि यहां पर 4 वर्क्स आपको दिए गए, इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो पहला ऑप्शन है ऑफ एजुकेशन, दूसरा है एरोपेगेटिका, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो यहां पर जो जॉन मिल्टन है, यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, द अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ये वाला वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी ये तीनों वर्क जो है हमारे, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए। ऑन शेक्सपियर भी जॉन मिल्टन के थ्रू ही लिखा गया है, और ये इनका सबसे पहला पब्लिश्ड वर्क है। सबसे पहला वर्क जो इनका पब्लिश हुआ था वो था ऑन शेक्सपियर इन द ईयर 1630। ठीक है, एरोपेगेटिका आपको जैसा कि मैंने बताया था ये 1644 में
पब्लिश हुई थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा था, तो वो था अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों, और आई होप आज की क्लास आपको बेनिफिशियल लगी होगी और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसी ही क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर आज आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।